संजय सिंह अपना मुंशी नहीं रखेगा, उसकी काबिलियत और उसकी इंटीग्रिटी वाले आदमी को ऐसा मुंशी भी क्लाइंट को बेच खाएगा। अरे वो बेईमान है यार। हिंदुस्तान के संविधान में, कानूनों में जज होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट लिखी हुई है? प्रूडेंट वन, प्रज्ञावान। ये आदमी प्रज्ञावान है? ये तुम्हारे कोलिजम सिस्टम की देन है। देश डूब रहा है, आप मुझसे सवाल जवाब, हम बीजेपी पे, कांग्रेस पे, इस पे उस पे लड़ते रहते हैं। हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं डूब रही। 3000 किलो नारकोटिक्स किसकी थी? उस केस का क्या हुआ? अब तो वो 30 ग्राम आर्यन खान पे जो पकड़ी गई है, उसका हंगामा, वो 3000 किलो तो निकल ली। उनके स्क्रिप्ट राइटर्स को उन्हें बताना चाहिए, स्टोरी राइटर्स को बताना चाहिए कि ऐसे किसी केसेस में क्या किया जाता है, बुला के इस्तीफा मांगा जाता है। मोदी जी की श्रीदेवी से जुड़ी हुई हैं, कंगना रनौत से जुड़ी हुई हैं, प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हुई हैं। उन्हें किसानों से क्या मतलब है? वो धार्मिक भी पूरे पक्के हैं, लेकिन उनकी जाति में, उनकी बिरादरी में, उनके वर्ण में, उनके वर्ग में सरहद पे शहीद होने वालों के नाम नहीं मिलते। ये सरकार की फेलियर है। लोकतंत्र की अपनी परंपराएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं, और जो व्यक्ति पहली बार पार्लियामेंट में घुसते हुए सीढ़ियों पे सिर नवा के अंदर गया था, उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र की परंपराएं क्या हैं। लोक राज, लोक लाज से चलता है। ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी थी, नैतिक जिम्मेवारी थी कि वो इसके अपने गृह राज्य मंत्री को बुला के और इस्तीफा ले लेते, तब तक के लिए जब तक कि उसका बेटा बरी न होता। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाता, षड्यंत्र में पाया जाता, तो उसे सजा हो जानी चाहिए थी। लेकिन जांच को प्रभावित, अगर लड़का जो है वो किसी ई रिक्शा ड्राइवर का, किसी किसान का, किसी मजदूर का, किसी दुकानदार का लड़का होता, हम इस्तीफा नहीं मांगते। लेकिन वो उसका बाप गृह राज्य मंत्री है, वो ऐसी सी पोजीशन में है कि जहां वो जांच को प्रभावित कर सकता है, तो न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ भी दिखना चाहिए, और लोकतंत्र की परंपराओं का उल्लंघन करा है। आपको लगता है आज के टाइम में जांच प्रभावित कर सकते हैं? इतना डिजिटल है, इतना लोगों के पास हर चीज़ के लिए सोर्स है, अगर कोई ऐसी बात वो भी आगे सामने आएगी तो उसका तुरंत वीडियो वायरल हो जाता है, कुछ भी वायरल हो जाता है, ऐसे कैसे होता है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, लोग मुझसे आके ये बात कहते हैं कि आज उन्होंने अपनी जांच में ये कहा, इतने घंटे वो बैठे रहे, उनसे ये पूछा गया, ये पूछा गया। ये जांच लीक कौन कर रहा है? और आपका मीडिया कितना पावरफुल है, इसकी हम अभी स्ट्रेंथ मालूम कर लेते हैं। पुलवामा वाले की इन्वेस्टिगेशन करके आप हमें बता दीजिए कि वहाँ क्या हुआ था। नहीं, पुलवामा तो बड़ी काबिल तारीफ। बताइए ना, जब वो जांच आपकी भी, अच्छा चलिए आप वो भी नहीं बताना चाहते, उसमें जान का खतरा है, 300 किलो RDX था, तो ये 3000 किलो नारकोटिक्स किसकी थी? उस केस का क्या हुआ? अब तो वो 30 ग्राम आर्यन खान पे जो पकड़ी गई है, उसका हंगामा, वो 3000 किलो तो निकल ली। तो भाई आप लोगों की भी एक लिमिट है। ट्रायल जो है ना, वो होगा कोर्ट के अंदर, वकील बहस करेंगे, जज सुनेंगे, और लिखत पढ़त पुलिस करके देगी। आप लोगों के एविडेंस थोड़ी ना चलेंगे वहाँ। तो आप ये मान के मत चलिए, आपका ट्रायल ईमानदार हो सकता है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। आप किसी को सजा नहीं सुना सकते। एक सवाल है, जैसे आप वकील, तो उनकी गिरफ्तारी हुई आशीष मिश्रा की, शरण लिए हुए थे घटना करने के बाद, तो बाप कितना दोषी होता, कोई शरण लेता अपराधी? अगर वो गृह राज्य मंत्री का बेटा ना होता तो वो शरण किसके यहाँ ले लेता और कौन शरण दे देता? और मैं आपको एक बार फिर दोहरा के ये बात बताना चाहूँगा कि जब भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा पहुंचा और एक बहुत बड़ा महंगा वकील 75 लाख की फीस बताई गई है, वो वहाँ खड़ा हुआ, तो कोर्ट ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमने सम्मन किया है। तो जज ने कहा कि क्या यूपी में 302 के एक्यूज को समन किया जाता है? CRPC के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ, तो ये हरीश साल्वे के मुंह पे एक बेहतरीन तमाचा था कि पैसे लेके तुम अपनी बेइज्जती करा रहे हो अंदर खड़े होके। अब वो अपने आप को कितना ही बड़ा वकील मानते रहे। ईमानदारी की बात बताऊं तो मैं अपनी जिंदगी में अगर कोई भी केस रेफर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं उन्हें एंगेज नहीं करूंगा। मैं उनकी जानता हूं उनकी कि वहाँ कौन वकील कितने में है। और हरीश साल्वे के लिए ये सवाल, ये जवाब एक थप्पड़ के रूप में होना चाहिए था, लेकिन पैसे की ज़रूरत, पेट की कमजोरी, खर्चे आदमी को बेशर्म बना देते हैं। और मैं भी क्यों बोल पा रहा हूँ, मेरे खर्चे कम है, इसलिए मेरे जिगर में दम है, मेरा नाम सिंघम है। अगर दोषी पाए जाते तो कितने साल की सजा होगी और क्या क्या धाराएं लगेगी?
देखो जी, सबसे पहले तो 302 ही चल रही है हाँ, और 302 मर्डर है। और मेरा अपना मानना ये है कि इस मामले में मैं कोर्ट को सजेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं कोर्ट में होऊंगा तो इस बात के लिए बहस करूंगा कि गाड़ी चढ़ाने वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा जो है उसमें जो मैक्सिमम सजा है, कैपिटल पनिशमेंट, वो होनी चाहिए। वजह यह है कि हत्या का भी कोई कारण होना चाहिए। हत्या का कोई कारण होना चाहिए। मान लीजिए आपकी मेरी दुश्मनी चल रही है, मैंने आपकी हत्या कर दी, मेरी समझ में आता है, आपने मेरा नुकसान कर दिया, लेकिन एक आदमी सत्ता के नशे में आकर, एक आदमी सत्ता के नशे में, अपने बाप की सत्ता के नशे में अगर इस तरीके से पब्लिक के साथ कर रहा है तो उसे कैपिटल पनिशमेंट के लिए मैं तो वहाँ यही बहस करूँगा, क्योंकि इट्स ए प्योर केस ऑफ मर्डर एंड अ वेरी गुड केस फॉर कैपिटल आपको लगता पनिशमेंट। है इस समय गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा देंगे जो मांग कर रहे हैं? विपक्ष भी ये मांग यार कर वो रहा है कि कौन मांग है, कर रहा वो कौन है, गृह राज्य आप लोग मंत्री समझते ही नहीं हो। हाँ, अब गृह राज्य मंत्री का दोष नहीं है, अब योगी का दोष नहीं है, अब पुलिस का दोष नहीं है, अब दोष उन महाज्ञानी महापुरुष का है जो कहते कुछ है करते कुछ है। ही इज ए वेरी गुड ओरेटर एंड एक्टर। उन्हें वो अब भारत के प्रधानमंत्री का रोल कर रहे हैं। उनके स्क्रिप्ट राइटर्स को उन्हें बताना चाहिए, स्टोरी राइटर्स को बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, बुला के इस्तीफा मांगा जाता है। प्रधानमंत्री उसे बुला के इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा? अब सवाल ये है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर देश में एक क्रिकेटर का अंगूठा टूट जाता है तो प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन इतने किसान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया। वहाँ भी इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन प्रधानमंत्री से उफ नहीं निकला। आप उन्हें असंवेदनशील कह रहे हैं, बिल्कुल। संवेदनाहीन कह रहे हैं। नहीं, इसका दूसरा पक्ष भी है। जब श्रीदेवी भारत की एक हीरोइन बताया जाता है कि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बाथ टब में डूब के मर गई थी, तो उन्होंने ट्वीट किया था। देखिए, अब किसकी बात से किसके दिल को क्या चोट लगती है, उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। मोदी जी की श्रीदेवी से जुड़ी हुई हैं, कंगना रनौत से जुड़ी हुई हैं, प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हुई हैं। उन्हें किसानों से क्या मतलब है? तो कहते हैं कि किसान जो हमारे भाई है, जो वो किसान छोटे किसान भाईचारा, उनकी बात करते हैं। भाईचारा, हाँ, वो देश की ताकत है। वो भाईचारा, हाँ, ठीक है ना, वो भाई हैं, हम चारा हैं, गप 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 खा जाते हैं। देश की ताकत बताते हैं किसानों को। अच्छा, वो तो सब कुछ बताते अच्छा, हैं, चलिए, उनके छोड़िए। कहने और करने में अंतर है। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि देश में अनपढ़ हैं, जो देश को, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बदतमीजी है, हाँ, गद्दारी है, जिन्हें आज तक वो साहब कहते चले आए, जिनके संरक्षण में वो तड़ीपार भारत का गृह मंत्री बन गया, वो आदमी मोदी जी के ऊपर ऐसे डायलॉग बोलेगा? अरे उन्होंने मोदी जी का नाम लिया नहीं, आप अरे उन्हीं की तो डिग्री नहीं मिल रही। क्यों? वो तो मोदी जी की कहाँ डिग्री मिल रही है? वो सीधा सीधा निशाना ही मोदी जी पे टेक रहा है। अनपढ़ किसको कहते हैं? जो 5वीं पास है वो अनपढ़ नहीं है ना। वो तो अब आपको पास है। मैं- अगर डिग्री नहीं मिलेगी क्या कहाँ क्या पढ़ के आए हैं? हाँ? आपने क्या बताया? मास्को कहाँ से? जामिया से। मोदी जी? नहीं नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं मोदी जी की बात कर रहा अरे उन्हें डिग्री दिखा रहे हैं, डिजिटल डिग्री दिखाई, आप भरोसा नहीं करते उनकी डिग्री पे। एंड एंटायर पॉलिटिकल साइंस, हाँ, उस सर्च की खोज चल रही है, गूगल भी ढूंढ रहा है। हाँ, अभी गूगल वाले के ही हाथ उसकी सर्च नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया, तो लेकिन पहले से 5वीं पहले तो हम कैसे पास है बताएं? ना, 5वीं पास है वो, 5वीं पास है, 12th पास है, 12th पास है। 12th तक पास बता। आपका कोई बहुत नजदीक का रिश्ता लगता है। हाँ। नहीं, जो ना, बताया ना, बताइए ना, जिस तरीके से चुनाव आयोग को उन्होंने दिया है। वकील साहब, अमित शाह ने ये कहा है कि एक अनपढ़ आदमी ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कितना विकास कर दिया देश नहीं का। नहीं, ये नहीं कहा, ये नहीं, गलत क्वेश्चन नहीं। उन्होंने कहा कि देश में जो अनपढ़ लोग हैं वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये मूर्ख है, मूर्ख मूर्ख। हाँ, अमित शाह, हाँ, स्वामी विवेकानंद बहुत पढ़े लिखे थे, दुनिया भर में डंका बजवाया। हाँ। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मेरे गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, हाँ, वो निरक्षर ब्राह्मण थे। ज्ञान क्या बोला विवेकानंद अमेरिका जाके? जो वो यहाँ से स्वामी रामकृष्ण परमहंस से सुन के गया था वो इंग्लिश में ही तो बोला। हाँ, तो पढ़े लिखे से भी ज्यादा अनपढ़ का अगर उनका मतलब ये निरक्षर, तो वो मूर्ख हैं। सारे साक्षर पढ़े लिखे हो जो लोग बुद्धिमान होंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है।
तो देश को कौन बर्बाद कर रहे हैं, कौन वो? देश को बर्बाद करने वालों का नाम अगर आप मुझसे स्पष्ट पूछना चाहते हैं साहब साहब, तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, लीजिए। इस देश को वो लोग जिनकी कथनी करनी में अंतर है, कैसे? कुछ लोग ऐसे हैं, सुन लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत माता की जय, वंदे मातरम बहुत जोर से नारा लगाते हैं। वो धार्मिक भी पूरे पक्के हैं, लेकिन उनकी जाति में, उनकी बिरादरी में, उनके वर्ण में, उनके वर्ग में सरहद पे शहीद होने वालों के नाम नहीं मिलते। लेकिन जब बैंक से पैसा लेके भागने वालों के नाम ढूंढे जाते हैं तो उनकी बहुलता होती है। आप मुझे बताइए, कश्मीर का मुसलमान भी शहीदों में गिना गया? गुजरात के जैन का नाम आया क्या? कौन सी बिरादरी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बच रही है जिसने अपनी शहादत नहीं दे ली इस देश के लिए? ये 21 कुल महाराजा अग्रसेन के, इनके यहाँ किसी बनैनी को कभी छाती पीट के रोते देखा कि मेरा लाल देश पे शहीद हो गया? जब युद्ध होता है तो ये मुनाफा कमाते हैं। इनके धंधे क्या हैं? एक आपको वार्षणे साहब से मिलवाऊंगा, अलीगढ़ चलिएगा, मामू भांजे में नकली माल का कितना बड़ा मार्केट है, सब बनियों की दुकान है। गधे के लीज से भी गरम मसाला बना देते हैं। ये जो वर्ण है, ये जो पैसे बैंकों के लेके जाते हैं, इनमें देखिए किसान कितने भागे और कानपुर के अग्रवाल कितने भागे। ये लोग देश के विपरीत कार्य करते हुए सिर्फ शब्दों से देश की सेवा करते हैं और उसे बुरा बताते हैं जिसका एक बेटा सरहद पे मर रहा है, एक बेटा खेत में है, एक बेटा मेडल ला रहा है और एक बेटा बेरोजगारी बना रहा है। उसे खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। वकील साहब, अभी अरुण मिश्रा जी है ना, जो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने तो कहा कि शाह जी ने तो कश्मीर में नई युग की शुरुआत कर दी, वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट वाले तो हो ही नहीं रहा। मालूम करके देखिए कि मिश्रा जी की प्रॉपर्टी में या उनके किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी में या किसी बच्चे के कैरियर में अचानक कोई उछाल आया हो, वो उसकी जांच करिए आप। ये वो बोली मंत्री जी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, जैन साहब को, अमित जैन साहब को, जिसे आप अमित शाह कहते हो, उन्हें खुश करने के लिए बोल रहे हैं। वो कौन सा नया युग है? मैं आपसे फिर वही आंकड़ा मांगूंगा। तो खुलेआम मत घाटी के अंदर जितने दिन इंटरनेट बंद रहा और कर्फ्यू लगा रहा, बाहर फोर्स खड़ी रही, वहां सरकार ने कितनी ब्रेड की सप्लाई करी, कितने राशन की सप्लाई करी, कितने दूध की सप्लाई करी। वो छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे दूध के बिना कैसे रहे होंगे, ये मुझे बताइए। घरों में राशन खत्म हो लिया। वो नया युग, मिश्रा जी एक बार हुकूमत हमारे हाथ में आने दो। ऐसा नया युग अगर तुम्हारी जिंदगी में न ला दिया तो नाम बदल देना। अमित शाह तो कह रहे हैं कि आज कश्मीर में लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जैसे गुजरात में मोदी जी आए हैं, जब से राहत की जी, सांस है। वह वैसे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन से मोदी जी गुजरात छोड़ के गए, गुजरात वालों ने राहत की सांस ली है और भारत का गुजरात मॉडल बना दिया गया है। और जस्टिस मिश्रा ने ये भी कहा कि जो यहाँ का ह्यूमन राइट का जो आवाज़ उठा रहे, ये विदेशी ताकतें हैं जो भारत को बदनाम कर रहे हैं। उस बेचारे को ये नहीं मालूम कि मानव अधिकार, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सारे प्रक्रियाएं, ये हमारा सिस्टम, ये सब विदेशी है। चेयरमैन है ना ह्यूमन राइट कमीशन के, जब वो बोल रहे तो कुछ सच्चाई होगी ना। संजय सिंह अपना मुंशी नहीं रखेगा, उसकी काबिलियत और उसकी इंटीग्रिटी वाले आदमी को ऐसा मुंशी भी क्लाइंट को बेच खाएगा। अरे वो बेईमान है यार। हिंदुस्तान के संविधान में, कानूनों में जज होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट लिखी हुई है? प्रूडेंट वन, प्रज्ञावान। ये आदमी प्रज्ञावान है? ये तुम्हारे कोलिजम सिस्टम की देन है। देश डूब रहा है, आप मुझसे सवाल जवाब, हम बीजेपी पे, कांग्रेस पे, इस पे उस पे लड़ते रहते हैं, हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं डूब रही हैं। लेकिन जो रिटायर हो जाते हैं, जो बीजेपी शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में बाद में शामिल होते हैं। अभी ये पहले नौकरी करेंगे। जब ये यहाँ से निकलेंगे तब तक वो रंजन गोगोई वो रिटायर हो रहा होगा और अगर इसकी सांस चल रही होगी तो चकेंगे तुम बन जाओ। तो ये पेमेंट लेते हैं इस तरीके से। तो इन्हें जिंदगी भर काम ही तो करना है, न्याय करने के लिए। मैं न्याय पे आपको एक बात बताऊँ, छोटी सी 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा। प्राचीन नगरी उज्जैन के बाहर चंद ग्वालवाल अपनी गायों को, भैंसों, बकरियों को लेके जाते थे। वो चरती थी, बच्चे खेलते थे। वहाँ एक टीला था, एक लड़का उसके ऊपर राजा बनकर बैठ जाता था, बाकी दरबार लगा लेते थे, उसके सामने मुकदमे लाए जाते थे। राजा उन्हें सुनता था और न्याय करता था और पता चलता था कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ये बात शोहरत फैलती गई।
आसपास के गांव वाले भी अपने मुकदमे वहां लाने लगे और वो हर मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर देता था। लड़के की वाह वाह हो रही थी। एक दिन कचहरी पूरी लगी पड़ी थी, दरबार पूरा लगा हुआ था, लड़का नहीं आ पाया। तो एक बुढ़े ने कहा जिज्ञासावश, क्या हो सकता है भाई लड़के में खूबी ना हो, स्थान में प्रभाव हो, किसी और को बैठा के देख लो। दूसरे लड़कों को बैठाया। उस दिन उसने जितने मुकदमे सुने वो सारे के सारे उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब ये कन्फर्म हो गया कि लड़के में बात नहीं थी, बात है स्थान में। और जिज्ञासा दुश्मन होती है। जब उसे खोद के देखा तो कहानी आगे बताती है कि उसमें से एक सिंहासन निकला जो महाराजा विक्रमादित्य का था, जिसके चारों पाए 4 परियों ने पकड़ रखे थे और वो उसे लेकर स्वर्ग को उड़ गई। तो भारत से न्याय तो उस दिन उड़ गया था, कानून बच रहा दूर। और अपने जो लेना चाहो ऑर्डर फॉर्डर जजमेंट वो न्याय तो भारत से पहले ही खत्म हो लिया।